हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाइए प्यारे दोस्तों, हमारा समय हो चुका है क्लास का, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब, नमस्कार। चलें, ठीक है भाई, शुरू करें। ओके, समझ लीजिए प्यारे दोस्तों पहले कि मैं आपको बेसिक लेवल का जो टेंस है वो मैं करा चुका हूँ। किसी दिन संडे के दिन मैं आपके लिए वो पूरे के पूरे जो पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मैं पब्लिक कर दूंगा, ताकि आप आराम से उन वीडियोस को एक बार देखकर रिवाइज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब बेसिक की बात में अब हम समझने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हमने आपको समझा दिया था कि हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन दो टेंसेस में हमने सबसे पहले जो है वो कंपैरिजन करना है। इन दोनों शब्दों को सबसे पहले समझना है। ठीक है, इन दोनों टेंस को ही समझना है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो समझिए, आपने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कल आपने समझा कि सर इसका यूज़ हम जो करते हैं, पहली बात हमेशा कोई ना कोई हैबिट या रूटीन एक्शन बताने के लिए करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो उसका यूज़ हम हैबिट और रूटीन बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब हैबिट या रूटीन बताओगे तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसका काम करते हैं। ठीक है, जो रूटीन या हैबिट बताने का काम करते हैं। जैसे आपने समझा कि कुछ वर्ड्स फ्रीक्वेंसी बताने वाले होते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपने समझा फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, यानी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, इस तरह का वर्ड कहीं लिखा हुआ हो, या फिर डे इन एंड डे आउट लिखा हुआ हो कहीं पर। ठीक है, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम आते हैं। या डेली वर्ड है, जो डेली है वो भी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हमेशा सेंटेंस के एंड में रखा जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं उन्हें वर्ब से पहले रखा जाता है। ठीक, फिर आपने समझा तीसरी कहानी इसी से संबंधित कि जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हार्डली, वियरली, स्कर्सली, है ना, या सेल्डम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के साथ में कभी भी नो या नॉट का यूज़ नहीं होता, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। ठीक, अच्छा जी, प्रेजेंट इनका यूज़ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये बात हमने अच्छे से समझ ली। फिर हमने दूसरी चीज़ समझी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, अलग अलग लोग अलग अलग अवधारणाएं बताते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली चीज़, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट को, ऐसी कोई बात जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव की गई हो उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे। दूसरी बात, ऐसी कोई बात जिसको साइकोलॉजिकल फैक्ट माना गया हो। साइकोलॉजिकल फैक्ट, जैसे साइकोलॉजी क्या होती है, लव चेंजेस अ मैन। या फिर मैंने कल आपको एक्सरसाइज में एक सेंटेंस दिया था, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन, है ना, हु इज हेटिंग नहीं होगा, वहाँ पर हेट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर यानी ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है, कर रहा है नहीं है, तो इस तरह के, यानी जहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट मिलता है वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और फिर आता है फिलोसॉफिकल फैक्ट, जो फिलॉसफी होती है उसके अंतर्गत, जैसे मृत्यु सभी को आती है, तो डेथ कम्स टू ऑल, इज कमिंग टू ऑल गलत हो जाएगा, या हैव कम टू ऑल वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कम्स टू ऑल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूसरा एक और आता है, चौथा पॉइंट जो है वो होता रहता है मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक है जी, ये चारों बातें समझ आ गई। एक बार कमेंट में साथ साथ में मेरे आप टाइप करते हुए चलें अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, और अगर आपको कल वाली बातें पता है तो। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत 4 बातें आती हैं। कौन सा, शाबाश बोलो। पहला क्या आता है, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, और फिर लास्ट वाला कौन सा, हाँ जी, फिलोसॉफिकल फैक्ट। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप का होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना पड़ता है, अदर किसी टेंस में ये ट्रांसलेट नहीं होता। ठीक, इसके बाद में हमने एक और पॉइंट समझा कि यूनिवर्सल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम हमेशा प्रोवर्ब यानी मोरल ऑफ स्टोरी, कोटेशन यानी टेकन वर्ड्स ऑफ अ टेक्स्ट, और सेइंग का यूज़ करने के लिए, सेइंग को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें समझी थी, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बातें समझेंगे, ठीक है। यानी कल हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आज हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आप इसमें ज़रा ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट का जो यूज़ होता है वो होता है टू मेंशन अ लाइव एक्शन, टू मेंशन अ लाइव एक्शन। ध्यान से समझें दोस्तों, यहाँ पर लाइव एक्शन से मतलब है कि जिस समय पर आप बोल रहे हो उस समय पर उस एक्शन का होना पाया जा रहा हो। जिस समय पर आप ये बात बोल रहे हो उस समय पर वो एक्शन हो रही हो तो इसको क्या कहा जाएगा, लाइव एक्शन कहोगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ माता जी इस समय खाना बना रही हैं, ठीक है। इसके भी कीवर्ड्स होते हैं, चलिए ये भी बात मैं लगे हाथों बता देता हूँ आपको, इसके भी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो इसके कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ज़रा ध्यान से समझने का काम करिए। जैसे आपने कहा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, दिखाई दे रहा है उधर, ओके, यहाँ से आगे नहीं लिखूंगा मैं। एट दिस टाइम, या फिर एक शब्द और आता है इसमें नाउ, राइट नाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको राइट नाउ। और कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, या फिर करंटली, करंटली, ठीक है। इस तरह की वर्ड्स जो हैं इसमें आपके कीवर्ड्स की तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो वर्ड्स हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है इसके, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम को आप सेंटेंस के एंड में रखोगे, ठीक। नाउ, नाउ क्या बताता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताता है, तो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को हमेशा वर्ब से पहले रखा जाता है, ठीक है, इसको वर्ब से पहले रखा जाता है। राइट नाउ, तो ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये भी एंड में जाएगा। लेकिन करंटली और प्रेजेंटली ये दोनों कहाँ आते हैं, अरे कहाँ आते हैं, वर्ब से पहले। कैसे, आपने सुना है ना, बड़ा ही फेवरेट एक ऐसी लाइन जो अगर रात के 12 बजे अगर किसी के कानों में सुनने को पड़ जाए तो दिल टूट जाते हैं साहब। कौन सी लाइन है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज currently speaking to someone else, someone else। आप जिस ग्राहक से, आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं वो अभी किसी दूसरे नंबर पर व्यस्त है, वो इस समय किसी दूसरे नंबर पर व्यस्त है। इस समय तो जो करेंटली आ गया ना, जिस टाइम पर वो बोलता है, यानी वो क्या है, लाइव एक्शन कोई तो बता रहा है। लाइव एक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पर वो बोल रहा है उस टाइम पर वो एक्शन चल रही होती है। बात समझ आई, हाँ जी, ठीक। जिस टाइम पर वो बोल रहा होता है उस टाइम पर वो एक्शन चल रही होती है। और ये बताता है फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो इसको वर्ब से पहले रखा जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे अगर मैं ऐसे कहने का कोशिश करूं कि मोहन इस समय एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो मोहन इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखने की कोशिश करूं, मोहन इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, हालांकि ये सही है, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहोगे तो इस नाउ को उठाकर आपको रीडिंग से पहले रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि नाउ फ्रीक्वेंसी बताने का काम करता है और ऐसे वर्ड्स हमेशा वर्ब से पहले रखे जाते हैं। डिड यू गेट इट? क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक, इस तरह के और भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आपने कहा माता जी इस समय खाना बना रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? मदर इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब बेटा जी अगर मैं इस एट दिस टाइम को कुकिंग से पहले रख दूं तो क्या ये सेंटेंस सही होगा?
ना जी ना सरकार, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ रहे हों, एट दिस टाइम, इस समय पर, नाउ या फिर राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर प्रेजेंटली और करंटली, ये वर्ड्स कीवर्ड्स का काम करते हैं किसी लाइव एक्शन को बताने के लिए। और लाइव एक्शन का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी ऐसी एक्शन जिस समय आप बोल रहे हो उस समय पर वो क्रिया हो रही हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट हो गया टू मेंशन अ लाइव एक्शन, ठीक, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो पॉइंट है बाबूजी टू मेंशन अ बैकग्राउंड एक्शन। बैकग्राउंड एक्शन यानी किसी बैकग्राउंड एक्शन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड एक्शन को डिनोट करने के लिए भी आप क्या करते हो, कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। बैकग्राउंड एक्शन में हमेशा जो कीवर्ड्स आते हैं, बैकग्राउंड एक्शन के दो कीवर्ड्स होते हैं। एक कीवर्ड होता है, एक शब्द होता है नाउ अ डेज, और एक होता है दीज डेज। ये दो शब्द ऐसे होते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउ अ डेज या हुआ या फिर दीज डेज हुआ, ये क्या है, कीवर्ड है किस चीज़ का, बैकग्राउंड एक्शन का। इसका मतलब क्या हो गया, एक्शन तो चल रही है बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय पर आप कह रहे हो उस टाइम पर नहीं चल रही। एक्शन तो चल रही है लेकिन उस टाइम पर नहीं, जिस टाइम पर आप कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहने की कोशिश करूं, राहुल, देखना नीचे दिखाई दे रहा है, राहुल, ओके, राहुल इज परस्यूइंग MSc these days। मैंने कहा राहुल आजकल या इन दिनों राहुल क्या कर रहा है, MSc कर रहा है। इन दिनों राहुल MSc कर रहा है। तो क्या जब घर पे खाना खा रहा होता है तब भी MSc कर रहा होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी एक्शन जो चल तो रही है, जैसे मैं कहूँ मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ, वह एक किताब लिख रही है, तो क्या पूरे टाइम पे किताब ही लिखती रहती है? जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में आया कोई बड़ा राइटर आया आपके सामने, या कोई बड़ा फेमस टीचर आया जो एक किताब लिख रहा है, तो जब आप उनका इंट्रोडक्शन कराओगे कि मिलिए फलानी सिंह सर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये एक किताब लिख रहे हैं, तो क्या उस टाइम पर भी किताब लिख रहे हैं? नहीं। तो वो ऐसी एक्शन को क्या कहोगे आप, बैकग्राउंड एक्शन कहा जाएगा। और जब वो बैकग्राउंड एक्शन है तो आप इसको किस में बनाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ आ गई? पक्का? चलिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड्स क्या होता है, नाउ अ डेज और दीज डेज। यानी कुल मिलाकर अब आपके पास में इतने सारे वर्ड्स हो गए। ये वर्ड्स कहीं पर भी आ रहे हैं तो आपको सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाना पड़ेगा, भले ही उसकी हिंदी इंडेफिनिट की बात कर रही हो, भले ही उसकी हिंदी जो हो वो इंडेफिनिट के सेंस जैसी हो, ताहती है हारा हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मैं आजकल सिकोहाबाद में रहता हूँ, सिकोहाबाद में रहता हूँ मैं आजकल, तो नाउ अ डेज। ठीक है, तो नाउ डेज आ गया ना, तो आई एम लिविंग करना पड़ेगा, न कि आई लिव। यहीं पर हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो मात खा जाता है बाबूजी। ठीक है, जब उसके सामने सिंटैक्स आता है आई एम लिविंग इन दिस सिटी नाउ अ डेज, तो अब इसमें एरर क्या हो गया कि जब भैया नाउ अ डेज आया है तो नाउ अ डेज कीवर्ड है किसका, बैकग्राउंड एक्शन का। और बैकग्राउंड एक्शन बनती है किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जबकि बच्चा ताहती है देखेगा और तुरंत उसमें डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, ऐसे ही चिपका देगा। तो इन चीज़ों को आपको बचना है। ठीक है, आप इन कीवर्ड्स का यूज़ करिए, इन कीवर्ड्स की मदद से पहचानिए कि आगे आने वाला टेंस कौन सा है। चलिए, ये दो बातें लिख ली आपने, फटाफट से लिख लीजिए इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन बातों को, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाबूजी, दो बातें आपने समझ ली। ओके, अब चलते हैं हम तीसरी कहानी पर। ठीक, अब एक तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी आपको समझनी है। ठीक है, एक तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ से आपके सामने निकल कर आती है, और वो कहानी क्या है जरा समझने का काम करेंगे सभी लोग।
ओके देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन आप लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक आपने 2 पॉइंट समझ लिए कि टू मेंशन अ लाइव एक्शन और टू मेंशन अ बैकग्राउंड एक्शन, ठीक है। इन दोनों एक्शन को बताने के लिए आपने इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया, ठीक है, सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर लिया। अब मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ आपके सामने, तीसरा पॉइंट है जो हमारा, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ verbs are generally used in present indefinite tense in place of continuous tense. कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी अब मैं कुछ वर्ब्स की कैटेगरी आपके सामने लिखने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ से प्रेजेंट भी हटा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अब मैं जो आपके सामने वर्ब्स लिखने वाला हूँ, इन वर्ब्स का यूज़, ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ कैटेगरीज लिखूंगा। इन वर्ब्स का यूज़ हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है, किसकी जगह पर, कॉन्टिन्यूस टेंस की जगह पर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है इनका, ठीक है। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अब आप यहाँ से मेरे साथ में चाहे तो लिखते हुए चलिए और चाहे तो बोलते हुए चलिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक आ रहा है, चलिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे, पहला जो टाइप है ए पार्ट, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी जो परसेप्शन बताने वाली क्रियाएं होती हैं, इनका यूज़ कभी भी हम इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते। सामान्य तौर पर होता तो है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं होता, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल आप समझ लीजिए परसेप्शन का मतलब क्या होता है, सेंस बताने वाली क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स जो सेंस बताने का काम करती हैं, हमें अवधारणा का बोध कराती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे बॉडी सेंसर्स हैं, है ना, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, हम आँखों से क्या काम करते हैं, सी, और जो सामान्य काम होता है वो आपका सी हो गया। और कानों से हम क्या काम करते हैं, हियर। जीभ क्या काम करती है, टेस्ट यानी स्वाद लेने का काम करती है। और इसी तरह से हमारी नाक जो है वो क्या काम करती है, स्मेल करने का काम करती है, ठीक है। और नोटिस भी इसी तरह का वर्ड है, ठीक है। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, ठीक है। और एक वर्ड और आ जाएगा इसमें, फील और टच, इस तरह के एटसेट्रा। इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, फील, टच, ज़्यादा से ज़्यादा बार मेरे साथ में बोल लीजिए। इन सभी वर्ब्स को वर्ब ऑफ परसेप्शन कहा जाता है, जो हमें दुनिया का बोध कराते हैं, ठीक है, जो हमें किसी भी चीज़ का जीने के लिए ज़रूरी है। जब तक सुनोगे नहीं तो ज़रूरी नहीं। आपको टेस्ट नहीं पता होगा किसी चीज़ का तो वो भी बेकार है, ठीक है। और जब तक आप किसी चीज़ का स्मेल नहीं कर सकते तो वो भी यूजलेस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं, इनको इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, बजाय किसके, कॉन्टिन्यूस टेंस के। भले ही हिंदी ऐसे लिखी हुई हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हिंदी ये लिखी हुई है, लेकिन इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करेंगे बाबूजी, वो करेंगे आई सी यू, ठीक है। आई सी यू, नॉट आई एम सीइंग यू, यानी कॉन्टिन्यूस में कभी ये बनता ही नहीं है जनरली, ठीक। चलिए अब हम करते हैं दूसरे टाइप की वर्ब्स का जिक्र। तो अभी मैं इस पर और डिटेल से बात करूँगा, फिलहाल लिख लीजिए कौन सी है, ठीक है। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस यानी उपस्थिति दर्ज कराने वाली क्रियाएं, उपस्थिति दर्ज कराने वाली क्रियाएं। अब उपस्थिति दर्ज कराने वाली क्रिया कौन सी, जो मैंने अभी गलती से इसमें लिख दी थी, लुक, ठीक है। लुक मतलब दिखाई पड़ना अचानक से, ठीक है। इसमें आ जाएगा सी, महसूस होना। अपीयर, इसका मतलब भी शामिल होना या दिखाई देना होता है, ठीक है। अगला वर्ड है रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता होना, ठीक है, रिजेंबल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसका चेहरा उसके पापा से मिल रहा है, तो मिल रहा है नहीं है, वो मिलता है, तो वहाँ पर रिजेंबल करोगे आप, ठीक है, न कि रिजेंबलिंग, क्योंकि इनका यूज़ कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं होता। चलिए तीसरे टाइप की बात करते हैं, सी, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो गया और वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हो गया। अगला है वर्ब्स ऑफ इमोशंस,
ठीक है। इमोशंस को बताने वाली क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो इमोशंस को बताने का काम करती हैं, जैसे आपने कहा लव, हेट, रेस्पेक्ट, एडोर, वांट, नीड, ठीक है। और लाइक भी आ जाएगा, विश भी आ जाएगा, डिज़ायर, लाइक, विश, डिज़ायर, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं होता। ये भी आपके वर्ब्स ऑफ इमोशंस हैं, क्योंकि ये परमानेंट होती हैं, ठीक है। अभी और जिक्र करूँगा। देखो अगला वाला सी कैटेगरी जो आया हमारे पास में, पहला हो गया, बोलो मेरे साथ, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, शाबाश। अगला बोलो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वेरी गुड। अगला बोलिए वर्ब्स ऑफ इमोशंस, ठीक है जी। अगला समझिए वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, या फिर इसको मेंटल प्रोसेस भी कह सकते हो, ठीक है। थिंकिंग कह लीजिए या फिर मेंटल प्रोसेस, ठीक है, यानी जो दिमाग से जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क जिनमें हमारा सक्रिय होता है उनको आप वर्ब्स ऑफ थिंकिंग या फिर मेंटल प्रोसेस कहते हैं। इनका भी यूज़ कभी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता जनरली, ठीक है। जैसे इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो पहला वर्ड तो यही हो गया, क्या हुआ बोलकर बताओ ज़रा, थिंक। सर बोलते चलिए जहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, थिंक। और दूसरा शब्द क्या हुआ, सपोज, ठीक है। अगला अंडरस्टैंड, एग्री, एग्री का मतलब वही है सहमत होना, ठीक है। ट्रस्ट और नो, ट्रस्ट और नो, ठीक है। ये जो वर्ब्स हैं ये भी आपकी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी में आपका जो मेंटल प्रोसेस है, जो आपका दिमाग है, वो एक्टिव रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। सॉरी, सी मैंने 2 बार लिख दिया है, ई, ठीक है। और ये है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। देखिए कौन कौन सा हमने लिख लिया, 5 कैटेगरीज लिखी हमने। सबसे पहले बोलो मेरे साथ में, पहला वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, दूसरा वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, तीसरा वर्ब्स ऑफ इमोशंस, चौथा थिंकिंग, पांचवा पोजेशन। पोजेशन में कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, देखो हैव का मतलब रखना होता है, तो रखना मतलब पजेस से संबंधित हो गया, ठीक है। बिलोंग का मतलब भी संबंधित या जुड़ा हुआ, ठीक है। OWE और OWN ये भी इसी तरह की वर्ड है, इसका मतलब भी मालिकाना हक रखना होता है, ठीक है। और अगला पजेस, POSSESS, ओके, पजेस और कंटेन, ठीक है। अब समझो ये वर्ब्स आपके सामने 5 तरह की वर्ब्स जो है, क्रियाएं जो है वो मैंने लिखी हुई हैं आपके साथ में, ठीक है। 5 तरह की वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक। देख लो जरा, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं की निम्नलिखित कैटेगरीज का जनरली यूज़ हम इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, किसकी बजाय, कॉन्टिन्यूस टेंस की बजाय हम इंडेफिनिट टेंस में करते हैं जनरली, आमतौर पर। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन होती हैं। अगर आंखें खुली हुई हैं तो वो दिखाई देगा भाई साहब। आप ये कहिए मैं देख रहा हूं तो गलत है। अगर आपकी आंखें खुली होंगी तो वो दिखाई देगा, उसे आप रोक नहीं सकते। अगर आपके कान खुले हुए हैं तो आवाज़ सुनाई देगी, उसको रोक नहीं सकते आप। तो अगर आप ये कहो कि मैं कानों से सुन रहा हूं तो भाई साहब पूरी दुनिया कानों से सुनती है, ठीक है। अगर हिंदी में ऐसे लिखा हुआ हो कि मैं कानों से सुन रहा हूं तो आप उसको भले ही रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन उसको बनाओगे क्या, आई हियर विद ईयर्स, आई हियर विद ईयर्स, इस तरह से, या वी हियर विद ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं, भले ही हिंदी कुछ और हो, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर मैं कहूँ यह फूल मीठी खुशबू दे रहा है, यह फूल मीठी खुशबू दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। स्मेलिंग नहीं, क्यों, क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन है भैया, इंडेफिनिट बनेगा, भले ही रहा है, रही है, आ रहा है, तो यहां पर क्या बोलना पड़ेगा, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। आप एक काम करिए, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स रखूंगा, बड़े ही प्यारे प्यारे और बड़े ही मधुर मधुर, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया जी। चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं,
ठीक, चलो मिटा दूँ। ओके, अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखूँगा, आप मुझे बताओगे कि इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सही होगा या सही नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो भाई, आपको इन सेंटेंसेस को बताना है कि ये सही है या गलत है, ये इस तरह से सेंटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, चलिए आप बताएंगे। सी इज वांटिंग अ न्यू हाउस, ठीक है। रागिनी is respecting her parents. अगला है राज is believing us. अगला है he is seeming unhappy today. He is seeming unhappy today. ठीक है। अगला केशव is needing some common sense. Some और अगला this flower is smelling sweet. और अगला I am seeing an owl in the tree. बताओ तो बेटा पहले वाले सेंटेंस का क्या होगा। ये आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फटाफट से आप बता दीजिए कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर है और सही क्या होगा, ये सही है या गलत है, ठीक है। चलो बताओ तो जरा। पहला सेंटेंस है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ आपके सामने। सी इज वॉन्टिंग अ न्यू हाउस, रागिनी इज रेस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, राज इज बिलीविंग अस, ही इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, ठीक है। और अगला है दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, I am seeing an owl in the tree. चलिए देखें और समझने का काम करें जरा। आपने कहा पहले सेंटेंस को अगर मैं समझूं तो वांटिंग, बेटा बताना जरा कौन सी क्रिया हुई, वांटिंग कौन सी हुई, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ इमोशन है ना। तो जब इमोशन हुआ तो इसको आप जानते हैं कि बनाया जाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आता। तो जबकि यहाँ पर तो इज़ेमार रखा हुआ है, अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो ये हो गया कि वह जो है वो एक नया घर चाह रही है, वह नया घर चाह रही है। हिंदी तो इसकी यही लिखी जाएगी, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बनाओगे तो आपको करना पड़ेगा वॉन्ट्स, यानी सी वॉन्ट्स अ न्यू हाउस, ठीक है। इसी तरह से वो अपने माता पिता का सम्मान कर रही है, गलत हुआ यहीं पर, क्योंकि रेस्पेक्ट जो वर्ड है वो वर्ब्स ऑफ इमोशन का काम करता है, तो आप इसको यहाँ पर रेस्पेक्ट्स करने की कोशिश करोगे तब जाकर सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अगला है राज हमारी बात पर भरोसा कर रहा है या राज हम पर भरोसा कर रहा है। तो ये हिंदी इसकी यही रहेगी कि वह हम पर भरोसा कर रहा है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा राज बिलीव्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए आप एस या ईएस जोड़ दोगे, सॉरी। आगे वह आज दुखी दिखाई दे रहा है, वह आज दुखी महसूस होता है या दुखी प्रतीत होता है, हो रहा है, ये बात, वह आज दुखी प्रतीत हो रहा है। हिंदी में चाहे जैसे बोल लीजिए फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, हो रहा है वही कह लीजिए तो भी ठीक है, और होता है तो भी कह दीजिए, प्रतीत होता है। लेकिन जब आप इंग्लिश बनाओगे तो जैसे ही पता चला आपको सीम जो वर्ड है वो कैटेगरी हुई कौन सा, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। सीम जो है पहली वाली कैटेगरी का वर्ड है, परसेप्शन का है, तो आपको यहाँ से इज सीमिंग हटाना पड़ेगा और आप बोलोगे ही सीम्स अनहैप्पी टुडे, ठीक है जी। इज देयर एनी डाउट? ओके। अगला केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। अब जैसे ही नीडिंग की बात आई तो नीड कौन सा हुआ,
कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। तो नीड कौन से टाइप की वर्ब होगी बताओ फटाफट से। नीड कौन से क्रिया, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ज़रा कमेंट करके, ठीक है। तो केशव, हाँ ठीक है, बिल्कुल नीड्स हो जाएगा, पर होगा क्या? ओके, वर्ब्स ऑफ पोजेशन आप कह सकते हो इसको। तो जहाँ पर नीडिंग लिखा हुआ है वहाँ पर नीड्स कह दीजिए, ठीक है। अगला है दिस फ्लावर, परसेप्शन हो गया, ये पहला ही वाला है। वर्ब ऑफ परसेप्शन कह सकते हो इसको, या फिर वर्ब ऑफ सेंस भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा स्मेल्स, ठीक है, स्वीट, तब जाके सेंटेंस सही होगा। आई एम सीइंग एन आउल इन द ट्री, ये अक्सर वो सेंटेंस है जो आपके गली मोहल्ले के लोग आपसे पूछते रहते हैं। मुझे पेड़ पर उल्लू दिखाई दे रहा है, तो हिंदी में तो रहा है रही आ रहा है। अब जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला होता है वो उसको आई एम सीइंग वो कहता है सेंटेंस तो सही है, लेकिन जबकि वो ये भूल जाता है कि जो सी वर्ब है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ सेंस है, ये हमें बोध कराने का काम करती है। तो इसका यूज कभी भी अगर आंखें खुली हुई हैं तो वो दिखाई देगा, तो वो दिखता है, सीधी बात है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा आई सी, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। आई सी एन आउल। और यहाँ पर कुछ बच्चे इन की बात कर रहे हैं, तो भैया पेड़ जो है वो छायादार होता है, झुरमुटदार होता है, तो उसके अंदर ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको इन लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। बात समझ आ गई? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, ओके, सो नाइस ऑफ यू। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनमें अगर आप यूज़ कर दोगे तो उसका सेंस जो है वो बदल जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ बदल जाएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ हो सकता है सॉरी, और इंडेफिनिट में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन होगा क्या, सेंस बदल जाएगा अगर आपने उसका यूज़ कर दिया तो। आ जाओ सर, समझने का काम करते हैं। मैं आपके सामने 2-2, 4-4 सेंटेंसेस का पेयर जो है वो लिखने का काम करूँगा, ठीक है। देखिए, चलिए, पहला सेंटेंस का पेयर लिखिए। द रोज स्मेल्स, या फिर इज स्मेलिंग, इज स्मेलिंग स्वीट। ओके, अगला सेंटेंस है द परफ्यूम smells or is smelling awful। और अगला है the dish smells or is smelling nice, ठीक है। चलिए, ये 3 सेंटेंस है, आपको इसमें बताना है कि इसमें स्मेल आएगा या इज स्मेलिंग आएगा। सुन लीजिए ध्यान से, इसमें आपको ये बताना है कि ये वाली वर्ब आएगी या ये वाली आएगी, इसमें स्मेल आएगा या स्मेलिंग आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर मैं समझाने का काम करूँगा। मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ। हमने लिखा वी हियर और आर हियरिंग विद आवर ears। The judge hears or is hearing, judge hears or is hearing the argument, the arguments। His father hears or is hearing the reason of his failure, ठीक है। चलो बताओ जरा, इसमें भी हियर आएगा, आर हियरिंग आएगा, हियर्स आएगा, आर हियर्स आएगा। फटाफट से ये सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिए। शाबाश, कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, बाकी के लोगों को क्या ठंड लगती है यार, तुम भी कमेंट क्या करो।
ठीक है, समझो। चलो जल्दी करें। चलो देखिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसने आंसर दिया वो भी बढ़िया, नहीं दिया वो भी बढ़िया। बच्चों में नाम इसलिए नहीं ले सकता आपका क्योंकि क्लास जो है वो लंबे समय तक रहेगी। जो फालतू के लोग होते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ बातचीत करिए, सिर्फ पढ़ाई की बातचीत करिए, ठीक है। देखिए, अगर कहीं स्मेल वर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है, स्मेल, तो इसका यूज़ बाबूजी आप दो तरह से करते हो, ध्यान रखना। स्मेल का यूज़ आप दो तरह से कर सकते हो, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो करोगे आप गुड सेंस में, अच्छे के लिए, और दूसरा या तो फिर करोगे बैड सेंस में। या तो अच्छी होगी या फिर स्मेल बुरी होगी। समझो, अगर कहीं पर स्मेल अच्छी है, अगर स्मेल अच्छी है तो उसका यूज़ हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर स्मेल अच्छी है तो इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन जब बैड सेंस में उसका यूज़ किया जा रहा हो, स्मेल जो है बुरी आ रही हो, तब वहाँ पर आप इसका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में करोगे, नो डाउट, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर समझने का काम करूँ, द रोज स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट, तो स्वीट जैसे ही पता चला आपको कि अच्छा महक देता है, तो पता चला आपको इंडेफिनिट, यानी यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इज स्मेलिंग को गलत करोगे और स्मेल सही होगा, क्योंकि ये गुड सेंस में आप इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, परफ्यूम इज स्पेलिंग ऑफुल, जैसे ही आपको ऑफुल दिखाई दिया, खतरनाक, भयानक, है ना, तो इस सेंटेंस में आप क्या करोगे, यानी ऑफुल अपने आप में बैड सेंस हो गया। जब बैड हुआ तो आप इसको यूज करोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि यहाँ पर इज स्मेलिंग करना पड़ेगा, स्मेल्स हो गया गलत। जहाँ पर गुड सेंस सिर्फ ये स्मेल के साथ में है, बाकी के साथ में अलग में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इज स्मेलिंग करना पड़ेगा, सॉरी स्मेल्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर इज स्मेलिंग करना पड़ेगा। द डिश स्मेल्स, ये नाइस लिखा हुआ है, मतलब आप समझ गए कि गुड सेंस की बात हो रही है, तो स्मेल्स कर दीजिए, इसमें इज स्मेलिंग अपने आप में गलत हुआ, ठीक। चलिए अगला, वी हियर और आर हियरिंग विद आवर ईयर्स, तो आप अब समझ लीजिए हियर की कहानी। हियर का भी यही किस्सा है, ठीक है। हियर का किस्सा क्या है कि अगर इसको इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है तब इसका अर्थ होता है सुनना, ठीक है। लेकिन अगर इसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर दिया जाए, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर दिया जाए, तब इसका अर्थ होता है सुनवाई करना, सुनवाई करना, ठीक है। ये दो सेंस में यूज होता है, सुनना और सुनवाई करना। पहले सेंटेंस में देखिए, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो जब इंडेफिनिट में बनाओगे तो हम अपने कानों से सुनवाई करते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हियर। वी प्लूरल है तो इसके साथ में ऐसे यस नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब ये कहानी क्लियर हुई। दूसरा समझिए, द जज इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, क्यों, जज क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो यहाँ पे हियर हट जाएगा और क्या करना पड़ेगा, इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अगला, हिज फादर हियर्स द रीजन ऑफ हिज फेलियर, जैसे ही आपको पता चला कि पिताजी उसके असफल होने का कारण सुन रहे थे, तो सुन नहीं रहे थे, मतलब सुनवाई कर रहे थे, तो यहाँ पर इज हियरिंग होना पड़ेगा, तब सेंटेंस जाकर के सही होगा। बात समझ आ गई दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मुझे लगता है दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, तो कितने मिनट का हो गया? ओके, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छी और प्यारी बातें सिखा दी हैं जो जनरली आपको कंफ्यूज करती हैं, तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होने देना। बाकी अगर मुझे मौका मिला तो मैं और भी बेहतरीन चीज़ें जो है वो लाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, आप अपना जो स्नेह है वो मेरे साथ में ऐसे ही बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपके लाइक करने से दोस्तों कुछ नहीं होता, लाइक और डिसलाइक से मैं सच्ची बताऊं कुछ नहीं होता, ना लाइक करने से होता है ना ही डिसलाइक करने से होता है। हाँ, बस ये है कि जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा लाइक होते हैं ना उतनी ही ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है, समझ रहे हो। ज़्यादा लाइक होंगे तो ये वीडियो अपने आप फ्लैश हो जाती है दूसरे लोगों के मोबाइल में, तो वो लोग भी देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और हमारा जितना बड़ा परिवार होगा धीरे धीरे हम उतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है वो सीखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बाय बाय, लव यू ऑल।